छोड़ा था मैं, उसके बाद चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और जहां मैंने कल चर्चा छोड़ा था वहां से फिर मैं आगे बढ़ूंगा। याद है मैंने क्या किस बात पे चर्चा किया था? किसी को याद हो तो बताएं। बोर्ड देख पा रहे हैं ना, या और नजदीक लूं? आज क्लियर है आज सर। मैं चर्चा करूंगा कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स पे कुछ चर्चा करूंगा। और उस चर्चा के बाद फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स रहेगा, ठीक है? कुछ लाइन में लिखता हूँ बोर्ड पे, अगर समय मिले तो इसको नोट करिए, फिर हमारी बात शुरू होगी। जैसे देखिए ये खाली स्थान है। व्हेन, देख पा रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं? व्हेन आई वॉज इन यस सर। बॉम्बे, व्हेन आई जी सर। वॉज इन बॉम्बे, पुरानी बात है, मुंबई आजकल हुआ है, ठीक है। ऑन ए बिजनेस ट्रिप, लिखते चलिए। When I was in Bangkok on a business trip, I had a strange appearance. ठीक है, आगे वाला छोड़ देता हूं मैं। इन ए टॉर्न ड्रेस, ये फिर खाली स्थान है। इन ए टॉर्न, TURN, इन ए टॉर्न ड्रेस केम अप टू मी, केम अप टू मी, लिख लिया आप लोगों ने? अगला वाक्य है सी प्लेस्ड हर ग्रबी हैंड्स, सी प्लेस्ड हर हैंड्स, सी प्लेस्ड हर ग्रबी हैंड्स, खाली स्थान है, ऑन माई ब्रीफ केस। ये लिख लीजिए आप लोग। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा इसको है और सर पास जी। कर लेते। दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलिए थोड़ा सा आप लोग आगे पीछे यस एडजस्ट कर सर। लीजिएगा। फटाफट लिख लीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अमूमन इसी तरह का फिल इन द ब्लैंक्स आपको परीक्षा में देखने को मिलता होगा, है ना? जी सर। लिख लिया आप लोगों ने? इसको भरने के लिए मैं आपको कितने वाक्य हैं? 3 है ना? मैं आपको 6-7 शब्द दे देता हूं। पहला है SHABILY, शैबिली। उसके बाद स्लाइटली, स्लाइटली के बाद लेते हैं फॉर्मली। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, ये जो जो बोर्ड जिसमें दिखा रहा है बॉक्स में, उसको बड़ा कैसे करेंगे? उस पर नहीं थप्पड़ मारिए, क्लिक करिए उस पर। अच्छा। हाँ ठीक है, क्लिक करके पिन कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ हाँ सर, हो गया हो गया। थैंक यू सर जी। हो गया हो गया, चलिए बहुत हम्म। अच्छा। इसके बाद है रिसेंटली, शैबिली, स्लाइटली, रिसेंटली। उसके बाद फर्मली, FIRMLY, FIRMLY, फर्मली। 1 2 3 4। और एक शब्द है रियरल, REAREL, ये तो सुना ही नहीं है मैंने। REAREL, ठीक है। ये मैंने आपको शब्द दिया, ठीक है। अब आप इन शब्दों के आधार पर लिख लीजिए। मैं साइड हट जाता हूं। इन शब्दों के आधार पर इनका खाली स्थान भरेंगे। कितना समय लगाएंगे आप लोग? 1 मिनट। अरे कोई तो बोलिए, सारे लोग मौन हैं। जी सर। वन वन। बोले सर। हाँ बोलिए, बोलिए। जी सर। रिसेंटली होगा सर।
सर रिसेंटली सर फर्स्ट वाले में तो होल्ड रिसेंटली ऑन होल्ड ऑन, फर्स्ट में पहला recently फर्स्ट होगा, में रिसेंटली आ गया उसके सर। बाद दूसरा जी सर। स्टेबिली होल्ड ऑन क्या स्टेबिली हाँ 2, उसके बाद अभी तीसरा स्लाइटली क्या लास्ट में लिखे हैं ग्रबी Slightly. स्लाइटली ग्रबी Slightly. GRUBBY, होगा सर। स्लाइटली नहीं होगा, फर्मली सर यहाँ फॉर्मली यहाँ होगा। ठीक है, ये एक उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया, फिर क्या है उस पर चर्चा करूंगा। मिटा दूं, लिख लिया है सभी लोगों ने? जी सर। ठीक है, एक और तरीका देता हूं, ये एक हो गया। ये क्या था, ये जो मैंने आप लोगों को दिया नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, क्या था ये पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या था जो आप लोगों ने भरा? एडजेक्टिव लग रहा था सर। सर ये fill in the blanks था। कंफर्म बताइए क्या था? एडजेक्टिव एडवर्ब Adjective था था। सर, एडवर्ब। एडवर्ब। और कोई विकल्प किसी और की तरफ से? किसी और की तरफ से और कोई विकल्प? चलिए वेरी गुड, ये एडवर्ब था। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, जैसे मैं लिखूं डियर, एक चिट्ठी लिख रहा हूं, हाँ, डियर शिबा, ठीक है, अन्यथा न ले किसी का नाम हो तो, क्योंकि पाठ में दिया हुआ है डियर शिबा। उसके बाद खाली स्थान आई, खाली स्थान, ठीक है, सॉरी एक नंबर है, आई नहीं है, एक नंबर है, वेयर फॉर्चुनेट, वेयर फॉर्चुनेट टू एक्सपीरियंस द ग्रेट सर्विस। ठीक है, दैट खाली स्थान है, द प्लेस इज वेल नोन। देख पा रहे हैं ना? ना देख पाए तो बताइएगा। वेल नोन फॉर, जो भी है, फिर खाली स्थान है, वेयर, ये फुल स्टॉप है, वेयर वेरी अटेंटिव एंड मिस्टर ताऊ, ताऊ जी होते हैं ना, मिस्टर ताऊ, ये फिर खाली स्थान है, इंश्योर्ड दैट, जो भी है उसके बाद। ठीक है, वी ऑल वेयर टेकन केयर, दैट वी ऑल वेयर टेकन केयर, लिख लीजिए इसको, वी ऑल वेयर टेकन केयर ऑफ। उसके बाद फिर है वॉज नेवर फ्रस्ट्रेटिंग, कुछ एक लिख लीजिए, वॉज नेवर फ्रस्ट्रेटिंग लिख लीजिए, फिर विकल्प देता हूं आप लोगों को। देखिए ये पहला है, आई नहीं है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, विकल्प अभी बताता हूँ, ये नंबर 4 है, और ये नंबर 5। बोलिएगा नहीं, कोई बोल रहा है आप में से, बोले नहीं। पिंकी स्पीकर ऑफ, कुंजू स्पीकर ऑफ, पनी। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, ये चिट्ठी है। अब इसके विकल्प मैं आपको दे देता हूं। विकल्प में है आई, विकल्प में है आई, उसके बाद है इट, उसके बाद है वी के बाद है हरसेल्फ, हरसेल्फ के बाद है शी
सी के बाद है दिस, दिस के बाद है यू, यू के बाद है दे, और दे के बाद है योर, इसके बाद दैट है। लिख लीजिए, ये विकल्प है, बहुत सारा विकल्प दे दिया आपको। इन विकल्पों में से ये 4 खाली स्थान भरना है। चलिए बताएं आप लोग। इतनी देर नहीं होनी चाहिए, विकल्प देखते ही, क्योंकि ये सब है क्या बोलते हैं, नंबर दिलाने वाले शब्द हैं ये सब। तो इन शब्दों को देखते हुए फटाफट करिए, फिर हम मूल बात पे आ जा रहे हैं। बोलिए, अरे कोई तो बोलिए। सर ब्लड दिख रहा है। फर्स्ट में आएगा यू। पहले वी, पहले में क्या आएगा? वी माने हम। वी ये है इसमें वी। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आई होना चाहिए था। एनीवे जी बहुत सर, बड़ी है। यहाँ पर मुझे भी लग रहा है आई होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आई होगा। चलिए डाउट क्लियर करिए आगे। सर आई मुझे वेयर तो यू लग रहा है सर, यू आर पर्सनली एक्सपीरियंस द ग्रेट सर्विस। नहीं, होल्ड ऑन, फिगर ऑफ करिए। मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, किसको लिख रहा हूँ? सर आवाज म्यूट हो गई है आपकी सर। अरे अत्याचार मत करो, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ चिट्ठी लिखना शुरू किया है, डियर शिवा या डियर राजेश, डियर एकांत, मैं इस तरह चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो अगर मैं चिट्ठी लिखूंगा तो यहाँ आई से शुरू करूंगा या वी से शुरू करूंगा? सर आई से। सर आई। जब पूरा पैराग्राफ सर पढ़ेंगे आप, नीचे देखिए लास्ट स्टैंजा, सेकंड लास्ट लाइन में जब वी आल आया है, वी आल आया है तो इसका हाँ। मतलब वी आल सेंटेंस आया है, तो ये वी ही से शुरू हो सकता है, आई से नहीं होगा। एकदम एकदम, मैं यही बात आप लोगों को बताना चाह रहा था। सर वैसे भी सर जब आई वेयर नहीं लेता ना सर। नहीं, आई वेयर कभी कभी ले लेता है, लेकिन देखिए, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के लेसन हो, आप सुनिए, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले चैप्टर हो या वो पैराग्राफ आपको मिले, तो सबसे पहले आपका मूल कर्तव्य है पूरा पैराग्राफ पढ़ना। जैसे सत्या जी ने पढ़ा पूरा पैराग्राफ, और इन्होंने बताया कि चूंकि नीचे वी लिखा हुआ है इसलिए ऊपर भी वी होना चाहिए। और परीक्षा में जब आप लोग जाएंगे तो ये चीज ध्यान रखना है, ये नहीं है कि एक पहला देखा और शुरू हो गए, नहीं, पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है, और उसके अनुसार आप लोग बिहेव करिए। तो यहाँ चूंकि वी से शुरुआत हुआ है इसलिए आई का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, ठीक है, स्पष्ट है। चलिए नंबर 2 क्या होगा? बोलिए, नंबर 2 क्या होगा? दैट होगा सर। क्या होगा? हाँ, दैट के बाद, दैट के बाद दैट तो है, यहाँ क्या होगा? सर क्लियर नहीं है सर, बोर्ड बिल्कुल भी। क्लियर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखिए, चलिए और नजदीक ले चलता हूँ। अब क्लियर है? यस सर। चलिए बोलिए। मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इसी बंद कर देता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ, थोड़ी लाइट आएगी। चलिए तब तक आप लोग क्लास लगाते रहिए, मैं हाँ थोड़ी लाइटिंग की व्यवस्था कर। बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो सर। जी सर जी, बोल सुन रहे रहा क्लास हूँ। का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बाद में? नहीं मिलेगा, क्लास में नहीं है तो किस लिए रिकॉर्डिंग चाहिए? सर अभी मैं समझा रहा हूँ। फीवर हो रहा है तो अच्छा तब नहीं लग आपके रहा है, लिए सर exception दर्द है। कर रहा है। ठीक है, आपके लिए एक्सेप्शन है, राजेश को मैसेज कर दीजिएगा, भेज देंगे, ठीक है। ठीक है आपको सर, छूट दी थैंक जा यू रही है। सर। चलिए, बीमार हैं तब एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। बाहर थोड़ी लाइट आ रही है, चलिए ठीक है, अब दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। हाँ आगे बोले आप लोग, क्या होगा? यहाँ कुछ मिसिंग मुझे भी लग रहा है। जितने सर दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें आर्टिकल के पहले लगाने पर कोई सटीक बैठ ही नहीं रहा है। हाँ, ये आर्टिकल तो, हाँ क्या बैठना चाहिए बताइए, या मैंने गलत लिख लिया है? हो सकता है सर नहीं, कुछ तो होगा। नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा है, कुछ लिखा होना चाहिए, उस पुस्तक में लिखा हुआ था। ठीक है, इसको स्किप करते हैं।
क्योंकि द के पहले हम दिस भी नहीं लगा सकते, योर भी नहीं लगा सकते। ये मुझे लगता है यहाँ दिस होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी पुस्तक में। ठीक है, दिस लगाने से होगा क्या? इट भी नहीं लगा सकते सर, इट भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा। चलिए उसको हटा देते हैं। अब दैट के बाद प्लेस लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा बताइए? दिस हो जाएगा तो फिर। तब यहाँ दिस ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया। वेरी गुड, आगे। तीन हो गया। तीसरा नंबर पे आइए। अरे बोलिए जल्दी, इतना समय लगाएंगे? सर इट वेयर वेरी अट्रैक्टिव। इट वेयर तो नहीं होगा सर। इट के साथ वेयर लगता है, क्या लगता यू है? होगा सर, यू होगा। यू वेयर। अच्छा, इतनी तारीफ करेंगे ना, थप्पड़ मारेगी वहीं पे। सर ऐसा यू के मारेगी साथ भी तो वेयर नहीं कलकत्ता होता से है वहां ना। से। यहाँ क्या होना चाहिए? दे लिखा है यहाँ, क्या दे लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ दे लग सकता है। दे वेयर वेरी अटेंटिव है, हाँ, सर। अट्रैक्टिव नहीं जी, है। मतलब मैं उनके वेटर्स की तारीफ कर रहा हूँ। आवाज क्लियर आ रही है ना? पंखा चलाया हूँ मैं। जी सर, हेलो? क्लियर सर। आवाज से डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है पंखे की आवाज से? सर नहीं सर, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो अब ये मुझे बताइए कि यहाँ दे सही है कि नहीं है, हाँ या ना? मूल बातों में मैं आऊंगा, पहले प्रैक्टिस के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, सही। दे वेयर वेरी अटेंटिव एंड मिसेज या मिस्टर ताऊ। चौथा नंबर क्या होगा? मिस्टर ताऊ इंश्योर्ड दैट। हालांकि ये जो खाली स्थान नहीं होता ना, तब भी ये वाक्य अपने आप में पूरा लगता है। लेकिन जब आप परीक्षा देने जाएंगे ना, परीक्षा हॉल में ऐसे वाक्य आपको जानबूझकर दिए जाते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। वहां आपकी भाषा पे पकड़ समझी जाती है या देखी जाती है। अब बताइए यहाँ क्या होना चाहिए? अब मान लीजिए मैंने क्या लिखा है? मिस्टर लिखा है, मिसेज लिखा है, क्या लिखा है? मिस्टर मिस्टर के लिए तो हर सेल्फ हो जाएगा सर। हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। मिस्टर के लिए हरसेल्फ होता है या सर सेल्फ होता है, मिसेस है ना। सेल्फ है। हिमसेल्फ है हमारे। ही बना। हमने जो लिखा है इसमें हिमसेल्फ है। हर सेल्फ नहीं होगा, नहीं है। हिमसेल्फ होगा ना। हर तो फीमेल के लिए होता है। ये हिमसेल्फ होगा। सर। मैं MS लिख देता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ तो मिस्टर को सर MS हर कर सेल्फ देता हो हूँ। हर जाएगा। सेल्फ होगा सर। तो यहाँ हरसेल्फ हो जाएगा। हरसेल्फ 4 नंबर हो जाएगा। वेरी गुड। देख लीजिए, अगर यहाँ हरसेल्फ नहीं भी लिखते ना, हरसेल्फ नहीं भी लिखते हम लोग, तो भी ये वाक्य पूरा था। मिस्टर ताऊ इंश्योर्ड दैट। ठीक है, लेकिन हरसेल्फ इन्होंने अलग से जोड़ दिया है, सुपरफ्लूअस बनाया है, ताकि उनको विशेष रूप से धन्यवाद दिया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योर्ड दैट वी ऑल वेयर टेकन केयर ऑफ। उसके बाद है सेंटेंस नहीं दिख रहा है सर। वी ऑल वेयर टेकन केयर ऑफ। उसके बाद अब दिखा यस सर। टेकन केयर ऑफ के बाद है खाली स्थान वॉज नेवर फ्रस्ट्रेटिंग। क्या होगा ये? अब देखिए विकल्प में क्या बचा? सर देयर होगा योर सर इसमें। इट। क्या होगा? सर इट होगा। इट या दिस, कोई एक। तो दिस का नहीं। प्रयोग हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ इट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5वां विकल्प होगा और इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स पूरा किया। किसी को कोई संशय हो तो बताएं। इट वॉज नेवर फ्रस्ट्रेटिंग। इट वॉज नेवर फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, मिटाऊं मैं? मिटाऊं फिर आगे मैं बात करता हूँ। आगे है बेटा। एक बार रिवाइज कर दीजिए सर। एक बार रिवाइज कर दीजिए। चलिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला विकल्प है वेयर फॉर्चुनेट डियर शिवा। मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ शिवा को, तो आपको सबसे पहले पूरा वाक्य पढ़ लेना है। जब आप पूरा वाक्य पढ़ते हैं तो यहाँ कहीं एक जगह वी ऑल आया हुआ है, ये मैंने घेर दिया है, देख पा रहे होंगे। तो वी ऑल है, इसका मतलब स्टार्ट। हाँ बोलिए। मिस्टर ताऊ जो ये हरसेल्फ है, ये यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा ना सर? हरसेल्फ आएगा। नहीं, मैं चूंकि हरसेल्फ था, मैं लिखने में गलती हुई होगी, तो यहाँ मैंने मिस कर दिया MS। यहाँ देखिए आर को मैंने बाद में बदल दिया है। ठीक है, मैं आता हूँ, एसेंस में आते हैं। तो चूंकि यहाँ वी वेयर वी यहाँ प्रयोग किया गया है वी और,
इसलिए शुरुआत में यहाँ वी से शुरू करेंगे। वी वेयर, जैसे मान लीजिए अभी मैं सूरत गया था, हम लोग 3 आदमी गए थे, तो मैं अगर सूरत के होटल वाले को थैंक यू लिखूंगा तो यही लिखूंगा ना, वी वेयर वेरी फॉर्चुनेट। ठीक है, तो यहाँ हम वी से शुरू करते हैं। वी वेयर फॉर्चुनेट टू एक्सपीरियंस द ग्रेट सर्विस दैट। अब यहाँ खाली जगह है, क्योंकि ये जो है यू, दे, यू, योर, आई, इट, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या चीज है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, क्या है ये? प्रोनाउन है सर। प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का, हाँ, तो प्रोनाउन का मैंने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ क्या आना चाहिए? दैट प्लेस है। तो कौन सा प्लेस है? किसका प्लेस? मैं अगर मान लीजिए आपके मुंबई में आया हूँ शहनवाज साहब, तो मैं आपके घर को बोलूंगा ना, मुंबई पूरा आपका घर माना जाएगा। या फिर मैं आजमगढ़ गया तो सत्या साहब से मैं कहूंगा कि आपका आजमगढ़, ऐसे ही बोलते हैं ना। जैसे मुझसे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं आपका कलकत्ता, भले ही कलकत्ता में ना रहो। तो इसी तरह से यहाँ योर प्लेस लिखा जाएगा। योर प्लेस इज वेल नोन फॉर क्या, जो भी है, फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद मैं होटल में ठहरा था, तो होटल के लोगों की भी मैं तारीफ कर रहा हूँ। तो यहाँ दे वेयर, चूंकि वेयर है तो ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन नहीं प्रयोग करेंगे। करेंगे क्या? यहाँ सिंगुलर कोई प्रयोग होगा? हाँ है ना? इट भी था, यू भी था, योर भी था, तो यहाँ हम लोग दे का प्रयोग किए हैं। उसके बाद फिर अटेंटिव वगैरह हो गया, मिस, एमएस कर दिया। मिस शादी हुई कि नहीं हुई पता नहीं, इसलिए एमएस लिख देते हैं। ताऊ, ताऊ महिला का नाम है, इसलिए चूंकि हरसेल्फ है तो हरसेल्फ ले आएंगे। उन्होंने स्वयं आगे बढ़ करके हमारी सेवा की। ठीक है, और बाकी 5वां वाक्य रह गया, वॉज नेवर फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब कभी मुझे कष्ट ही नहीं हुआ। तो इट वॉज से शुरू करते हैं ना, कोई भी वाक्य हम शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? मिटा रहा हूं, लिख तो लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़े हम। ये जो चीज, 2 चीजों से मैंने आपका अभ्यास करवाया, बताइए कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, मैंने यहाँ 2 चीजों से आपका अभ्यास करवाया। सबसे पहला मैंने आपको दिया हुआ था क्या? एडवर्ब था, और दूसरा मैंने कराया प्रोनाउन का। दोनों चीजों में मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आए तो जरूरी नहीं कि वो खाली प्रोनाउन देंगे, खाली एडवर्ब देंगे, खाली नाउन देंगे। आपको अलग अलग शब्द दे सकते हैं। तो आपको को रिलेट करना है कि जो अगला शब्द आएगा वो क्या होगा। जैसे यहां हमने लिखा था एमएस ताऊ, एमएस ताऊ, एमएस क्या है? महिला है या पुरुष है? एमएस हमेशा महिलाओं के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ हरसेल्फ का प्रयोग होगा, हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। मान लीजिए इस वाक्य में दोनों विकल्प मैंने आपको दिया होता, तो आप कौन सा विकल्प चुनते? अरे बोलिए सर, फिर से बोलिए, क्या बोले? मैंने ये कहा कि मान लीजिए यहाँ दोनों विकल्प में दिया होता। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूं एमएस ताऊ, ताऊ ये जापान चीन की होंगे, जापान, इसके बाद ये एमएस है, ध्यान दीजिएगा, ताऊ, और विकल्प में मैं आपको हिमसेल्फ और हरसेल्फ दोनों लिखता है। तो आप यहाँ क्या प्रयोग करते हैं? सर हिमसेल्फ करते हैं। पर हिमसेल्फ करते हैं, ताऊ काका चाचा वाला अपना। मिस ताऊ के लिए हिमसेल्फ करेंगे आप लोग? नहीं, ताऊ है ना। नहीं सर, वो अपना हरियाणा वाला ताऊ समझ के। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं। आवाज है। मैंने आप लोगों को ये कहा कि ये जो ताऊ जो है, ये ताऊ चीन जापान वाले ताऊ हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हेलो जी सर। जी सर। आवाज आ रही है? क्लियर है सर। अरे बीच में बोल दिया करिए, क्योंकि 2 डिवाइस है तो आवाज मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ एमएस है। एमएस का मतलब होता है मिस हो सकता है या मिसेज भी हो सकता है। मिस या मिसेज, जिसके बारे में हमको पता नहीं कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, उनके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में सुस्त्री लिखते हैं ना, सुस्त्री और श्रीमती 2 चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा लगता है कि शादीशुदा हो भी सकती नहीं, तो सुस्त्री लिख के हम काम चला लेते हैं। ऐसे वाक्य में हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? हाँ बोलिए। तो सर हर सेल्फ करेंगे। तो हरसेल्फ करेंगे। तो यहाँ 2 चीज हमें विशेष रूप से देखना है। जब भी हम किसी फिल इन द ब्लैंक्स में
किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई भी वर्ड होता है या शब्द होता है, हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, तो उसके लिंग का हम ध्यान रखेंगे और उसके अनुसार शब्द का प्रयोग करेंगे। ये पहला सूत्र है, लिख लीजिएगा आप लोग। वर्ड है या शब्द है, उसके लिंग, लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंडर। जेंडर। GNDR की DAR? GNDR। सही लिखा मैं? ठीक है। Yes, sir. तो कोई भी शब्द होगा, सबसे पहला है, आप अगर लगता है ये नाउन है या प्रोनाउन है, उसके जेंडर का ध्यान रखेंगे और जेंडर के अनुसार फिर आप उसका प्रयोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। ये पहला रूल लिख लीजिए। लिख लिए? आगे बढ़े। एक और शब्द है, अगर मान लीजिए द है, कुछ लोग द बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं, ठीक है। द के बाद कोई खाली स्थान हो, लिख लीजिए, लिखते चलिए आप लोग और बता दीजिएगा लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। लिख पा रहे हैं, हाँ या ना? जी सर, लिख पा रहे हैं। जी सर। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको इसके बाद द मिले, अगर आप द मिले, द के बाद खाली स्थान हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमेशा स्पेसिफिक नाउन ही प्रयोग होगा। स्पेसिफिक नाउन का मतलब क्या हो गया बताएंगे? विशेष संज्ञा नाउन सर। किसे कहेंगे? विशेष संज्ञा। तो कैसे पहचानेंगे कि विशेष संज्ञा है? स्पीकर ऑफ कर लीजिए राहुल जी। स्पेसिफिक नाउन कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए सर, जैसे वो पर्टिकुलर चीज हो। विशेष, हाँ, द किंग कोबरा, ठीक है, मतलब एक विशेष किसी बात पे हम कर रहे हैं। द सन, द मून, द बेटवा, ठीक है, द सासुमान। तो जो भी एक विशेष शब्द है, द के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको विकल्प 4 दिया हुआ है और द से शुरू हो रहा है, तो आप ध्यान देंगे, प्रयास करेंगे कि उसमें जो स्पेसिफिक शब्द है हम उसको लिखने का प्रयास करें। रूल नंबर 2 हो गया। सर, पारा जंबल भी होगा ना? क्या? पारा जंबल में भी तो हेल्प होगा ना? ये पैराजंबल में भी हेल्प होगा। ये दोनों कोरिलेटेड है। पैराजंबल चूंकि मैं पूरी तरह से बता दिया था, तो आज उस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को जिनका छूटा है कहेंगे, या जो चर्चा में से समझ नहीं पाएंगे, तब उस पर मैं ले जाऊंगा। आज इससे हम बात करते हैं। यहाँ तक मैं क्लियर कर पाया आप लोगों को? जी सर जी। चलिए, अगला सेंटेंस, अगला जो है उपाय वो लिखते हैं। अगला उपाय है कि यदि कोई शब्द एन के बाद आता है, जैसे मान लीजिए ये खाली स्थान है, यहाँ एन लिखा हुआ है उसके पहले, हो सकता है या नहीं हो सकता है? देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। अगर एन के बाद खाली स्थान है, तो एन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? हमेशा आर्टिकल रहेगा तब सर, स्वर रहेगा तब। वॉवेल से शुरू होने वाले, हमेशा एन का प्रयोग जहां भी होगा, तो हम देखेंगे कि उसके बाद जो भी शब्द हो वह वॉवेल से शुरू हो रहा होगा। बंगाल में हम लोग भाव बोलते हैं भाव को। और जी बोलिए, बोल लीजिए पिंकी जी। तो अब नाउन भी तो होना चाहिए ना, और सिंगुलर नाउन होना चाहिए ना। एन से जो प्रयोग होता है, आपको व्याकरण पता है, एन का प्रयोग कहाँ लगाते हैं? वो तो वॉवेल के सामने लगाते हैं। एक उदाहरण दीजिए, एक शब्द दीजिए। जैसे आउल। एन आउल, वेरी गुड। तो आपके समझ में आ गया, आउल हो गया। अमेरिकन में लिखूं तो इसका मतलब है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एन के बाद खाली जगह मिला, ये विशेष ट्रिक है और किताबों में नहीं मिलेगा शायद, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला हूं, ठीक है। तो अगर एन के बाद खाली स्थान है, तो ध्यान दीजिएगा जो शब्द होगा, स्पीकर ऑन है किसी का ऑफ कर लीजिए, तो जो उसके बाद जो शब्द होगा वो वॉवेल से शुरू होने वाला होना चाहिए। सर हिंदी स्वर के अनुसार ना उच्चारण करेंगे सर। महोदय, वॉवेल का जो है हिंदी के अनुसार करेंगे, अंग्रेजी के अनुसार? हिंदी के ना सर, जैसे आवर सर, HOUR आवर, एच से प्रयोग होता है तो हाँ सर, आवर, वेरी गुड। आवर तो एन का प्रयोग होगा, क्योंकि तो एच जो है वो तो कॉन्सोनेंट है ना सर, इसीलिए तो हिंदी के बोलो इंग्लिश में लिखते हिंदी का उच्चारण से जब पकड़ेंगे सर।
देखिए इसके ऊपर एक स्पेसिफिक बात है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो वॉवेल नहीं होते हैं लेकिन उनका उच्चारण भी वॉवेल की तरह से होता है, उनके आगे भी एन का प्रयोग करते हैं। और फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक शब्द हैं, कुछ विशेष शब्द हैं जिनका उच्चारण वॉवेल के जैसे नहीं होता है, उनको फिर हम उनके आगे एन नहीं लगाते हैं। कोई और बताएगा कोई शब्द एका, कोई ऐसा शब्द सर जैसे जो वॉवेल से शुरू ए होता है? यूनिवर्सिटी होता है, यू होता है पर उसके आगे ए लगता है। मिटा देता हूँ, फिर आते हैं इस विस्तार से बात करेंगे। जैसे ए यूनिवर्सिटी होता है, ए यूनिवर्सिटी। अब जो यू, ये जो यू है इसका उच्चारण हम इस तरह करते हैं, वाई यू के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे ए लगा है। कुछ ऐसा ही है ना? हाँ सर। राहुल जी क्लियर है? तो ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो एन के बाद प्रयोग किए जाएंगे वो शब्द आपके हमेशा क्या होंगे? वॉवेल वाले होंगे। चलिए अगला सूत्र बताता हूं। मुझे लगता है 90% आपकी दुविधा क्लियर हो गई। अब अगला जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री एक शब्द होता है, पता है? ग्रामर आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें पढ़ा होगा, याद है किसी को एडवर्ब ऑफ डिग्री? जी सर जी पढ़े हैं सर। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? जो एडवर्ब की डिग्री को मॉडिफाई करे, उसके बढ़ाए, डिग्री बढ़ाए घटाए, उसी को एडवर्ब हम। डिग्री तो थर्मामीटर में भी होता है। आप मुझे साधारण शब्दों में समझाएं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जैसे सर बड़ा से मतलब बिगर होता है, कॉम्परेटिव, अब बिगर से सुपरलेटिव बेस्ट होता है, इस प्रकार एडवर्ब ऑफ डिग्री। होल्ड ऑन राहुल जी, स्टॉप करिए। मान के चलिए कि मैं क्लास 4 में पढ़ने वाला बालक हूं और आप मुझे एडवर्ब ऑफ डिग्री बताना चाह रहे हैं। आपके घर में बच्चे होंगे या पड़ोस में होंगे, उनको कैसे समझाएंगे? उसको तो इतना नहीं पता है ना। एक शब्द बता करके आप बताएंगे कि ये डिग्री है। सर तुलना करके, जब कंपैरिजन करके तुलना करके। गुड, बेटर, बेस्ट। साधारण शब्दों में बहुत अच्छा बताया आपने। साधारण शब्दों में हम एक बात और ले सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग पुलिस वाले हैं, ज्यादा समझेंगे। एक थर्ड डिग्री का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सर। वेरी मच, मोर। थर्ड डिग्री, हाँ, मतलब अधिकता। आप डिग्री को ऐसे समझा सकते हैं, नहीं तो मैं तो शायद 50 साल की उम्र तक होने तक एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं समझ पाता। जब मेरे समझ में ये बात आ गई कि जैसे टोटली फेक लिखते हैं ना, तो एक न्यूज आया, ये जो फेक है इसके आगे हमने टोटली लगा दिया, इसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री मान सकते हैं या नहीं मान सकते? जैसे जी सर, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, टोटली, एब्सोल्युटली, परफेक्टली, एब्सोल्युटली। मतलब क्या है कि हम उसकी मात्रा यहाँ बता देते हैं कि बहुत बुखार है। कितना बुखार है भैया? अरे बहुत बुखार है, 1 किलो बुखार है। तो उसी तरह से ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। इसकी प्लेसिंग कहाँ होगी? एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग, लिख लीजिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होता है, जिसके बारे में ये बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे यहाँ आप फेक के पहले जो टोटली लगाए हैं सर, हाँ, फेक के पहले अगर टोटली लगाए हैं तो सर वहाँ पे वो एडजेक्टिव होगा, वो टोटली एडजेक्टिव होगा, वो नहीं रहेगा, वो एडवर्ब नहीं होगा कतई किसी हाल में। टोटल फेक होना चाहिए। तो अगर आप फेक के बाद न्यूज लगा देते हैं तब टोटली फेक न्यूज आप लिखने के हकदार हैं, नहीं तो कतई नहीं लिख सकते टोटली फेक ऐसे। हाँ, तो मैं तो आधा ही लिखा था ना, टोटली फेक न्यूज लिख देता हूँ, यहाँ क्या दिक्कत है? मैं तो उदाहरण, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको एक उदाहरण देने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, अब तो सही है ना सर? अब सही है, अब सही है, क्योंकि फेक का जो प्रोफाइल है सर, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, तीनों है ये।
ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आप आगे इसको बताइए। द शो वॉज एब्सोल्युटली इंटरटेनिंग, इसमें बताएं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली जो है वो एब्सोल्युटली होगा, ये वो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री। एब्सोल्युटली जो होगा ये एडवर्ब होगा, क्योंकि इंटरटेनिंग हम एडजेक्टिव मानते हैं। मनोरंजक, हिंदी में भी अगर हमें इससे लिखना होगा तो मनोरंजक मान सकते हैं। देखिए आधे से अधिक तो हिंदी व्याकरण की चीजें अब वर्तमान समय में हम लोग अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार ही मानने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। हाँ या ना, फिर एक और दो। जी सर, जी सर। ठीक है। कई बार क्या होता है, इसको मिटा दूं मैं। हम लोगों ने अव्यय पढ़ा है ना, हिंदी में अव्यय पढ़ा है हम लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? किसी को याद है? अव्यय का मैंने एक सूत्र बताया था, क्या बताया था? क्रिया विशेषण के पहले अगर अव्यय होता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? अव्यय मानते हैं। याद है कि नहीं याद है? और विशेषण के पहले अगर कोई अव्यय रहता है, दोनों रूप में रह सकता है, विशेषण के पहले भी रह सकता है, तो ये क्या मानते हैं? इसे भी अव्यय रूप में मानते हैं। इसी तरह से मिटा रहा हूं इसको, एक बार अव्यय वाला देखिए। अब चूंकि दोनों को एक साथ लेकर के चलने का समय आ गया है, तो इसमें जो दूसरा सूत्र है वो लिख लीजिए। अगर ये किसी एडवर्ब की बात बता रहे हैं ना, एडवर्ब की बात बता रहे हैं, तो उसके पहले ये भी एडवर्ब, चूंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री में बता दूं, तो दो एडवर्ब जब एक साथ मिलता है ना, तो ये जो पहला वाला है एडवर्ब ऑफ डिग्री जनरली होता है। ठीक है सर, एक बार फिर से बोलिए ना। देखिए मैंने ये कहा कि अगर ये किसी एडवर्ब के पहले, ये उन एडवर्ब के पहले भी लगाए जाते हैं। इसके पहले हमने क्या बताया था? इसके पहले वाले में क्या बताया था? किसके पहले लगता है? इसके पहले वाले में मैंने बताया था एडजेक्टिव के पहले लगता है। उसके बाद मैं यह भी बता रहा हूं कि एडवर्ब के पहले भी लगता है। जिस एडवर्ब के बारे में ये बताना चाह रहे हैं, लिख लीजिए, फिर समझ में आएगी, बाद में पढ़ सकते हैं आप। लिख लीजिए कि जिस पहले मैंने बताया एडजेक्टिव के बारे में, अब मैं बता रहा हूं कि इनका प्रयोग उन एडवर्ब के पहले भी होता है जिनके बारे में ये बताना चाह रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने? जी। चलिए एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण है द यंग मैन वॉक्ड इनक्रेडिबली, INCREDIBLY, यही होगा ना? CRE होता है, क्या होता है इनक्रेडिबली का? इनक्रेडिबली, देखिए बीच बीच में मैं इसलिए आप लोगों से पूछ लेता हूँ स्पेलिंग के बारे में, कि थोड़ा सा वो भी ठीक हो जाए साथ में। द यंग मैन वॉक्ड इनक्रेडिबली स्लो, स्पेल चेक भी हो जाएगा। अब यहाँ मुझे बताइए ये एडवर्ब ऑफ डिग्री का क्या यहाँ रहेगा? इनक्रेडिबली। ये स्लो जो है एडवर्ब है, ठीक है, उसके पहले ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। मैंने बताया ना बहुत तेज बुखार है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो इनका प्रयोग एडवर्ब के पहले भी होता है और एडजेक्टिव के पहले भी होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। सर लास्ट में क्या लिखे हैं? इनक्रेडिबली स्लो है, SLOW। ये उदाहरण दिया हूं, ये जो स्लो है ये एडवर्ब है और इनक्रेडिबली है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। स्लो सर, स्लो एडवर्ब नहीं सर, एडजेक्टिव है स्लो ना? स्लो यहाँ एडवर्ब माना गया है इस वाक्य में। कैसे सर, कैसे? स्लो सर एडजेक्टिव ही है, उसका प्रोफाइल एडवर्ब है, ये नहीं है। जब स्लोली होगा तब हो सकता है। अब स्लोली नहीं, यहाँ जो है ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। स्लो जो है ये वाक्य के साथ प्रयोग किया गया ना, तो वाक्य क्या है? ये जो वाक्य क्या है? वर्ब है, क्या है? वाक्य वर्ब है सर, वाक मेन वर्ब है। वाक वर्ब है ना, मेन वर्ब है।
तो मेन वर्ब की विशेषता कौन बताता है? सुनिए ना, वॉक जो मेन वर्ब है, वॉक मेन वर्ब है, ये इनक्रेडिबली आप कह रहे हैं एडवर्ब है। जी जी, वेरी गुड। और ये स्लो एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। तो ये वॉक नाउन है क्या, या इंक्रेडिबली नाउन ले रहे हैं आप? तो मॉडिफाई ही नहीं कर रहा, वो यंग मैन को मॉडिफाई कर रहा है सर, कि कौन स्लो चला, स्लो चला है यंग मैन, स्लो चला, इस नाते वो नाउन वहाँ पे जो यंग मैन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। यंग मैन, अच्छा मैं मॉडिफाई कर रहा है, तो अगर बाकी चीजें मैं मिटा दूं तो क्या होल्ड कर पाएगा, अपना प्लेस होल्ड कर पाएगा स्लो? क्या मिटा शब्द, अगर कोई भी शब्द, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये जो स्लो है ये मॉडिफाई कर रहा है यंग मैन को, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी एकदम। इसका मतलब है कि ये जो बाकी दो शब्द हैं इनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जब वो किसी विशेष शब्द को मॉडिफाई करेगा तो बाकी शब्दों से इसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। ना वर्ब बिना मेन वर्ब के सेंटेंस कैसे सर, बिना वर्ब के सेंटेंस कैसे बनेगा ये बताइए सर? बिना वर्ब के सेंटेंस तो संभव नहीं। अगर वाक नहीं आता, वाक हटाएंगे तब क्या बचेगा? वाक हटाने में नहीं बचेगा। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। अगर वाक जो है वर्ब है, वर्ब को अगर कोई शब्द मॉडिफाई करता है, ये इनक्रेडिबली मिटा देता हूँ। वॉक्ड स्लो, वॉक्ड स्लो, तो ये जो स्लो क्या मानेंगे आप? स्लो को क्या मानेंगे? एडजेक्टिव मानेंगे? अब नहीं, फिर वही मैं कह रहा हूँ सर, जब अब वाक्ड मेन वर्ब हो गया वहाँ, तो अब स्लो को स्लोली करना पड़ेगा, स्लो को स्लोली करना पड़ेगा। वाक्ड में क्या दिक्कत है? स्लो स्लोली में क्या अंतर है? स्लो स्लोली में अंतर यही है, स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब है, यही अंतर है सर, प्रोफाइल यही है। नहीं, आप फिर तो मैं जब उस चैप्टर पे आऊंगा तो आपका यह भी पॉइंट क्लियर करूंगा। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो स्लो प्रयोग हुआ किसके लिए, वर्ब के लिए हुआ है या फिर यंग मैन के लिए हुआ है? यंग मैन के लिए हुआ। अगर स्लो का प्रयोग यंग मैन के लिए हुआ है तो वाक हटा दें तो ये दोनों एक दूसरे को क्वालिफाई कर लेंगे ना। फिर वही बात सर, अगर मैं आपके संदेश क्लियर करूँ, एक मिनट मुझे समय दीजिए। अगर मैं यहाँ लिखूं द यंग मैन वॉज ए स्लो वॉकर, द यंग मैन वॉज ए स्लो वॉकर, अब यहाँ ये स्लो क्या होगा? यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, यहाँ एडजेक्टिव होगा, एकदम एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का पोजीशन वाक्य में कहाँ होता है? एडजेक्टिव का पोजीशन नाउन के बाद भी हो सकता है, नाउन के पहले भी हो सकता है, मतलब सेंटेंस के आखिरी में भी हो सकता है, नाउन के बाद में और नाउन के पहले हो सकता है। ठीक है, यहाँ यंग मैन है, ये नाउन मान लिया। इसके बाद ये जो वॉक्ड क्या है, वॉकर क्या है? वॉकर नाउन है, वॉकर नाउन है, दोनों नाउन एक साथ हैं, तो ये क्या आएगा? ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? ना सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना सर, ये जो दी यंग मैन है ये आपका फ्रेज हो गया, दी यंग मैन जो हो गया आपका वो फ्रेज हो गया। मैंने प्रश्न में आपसे नाउन ही पूछा है ना, मैं फ्रेज पे तो नहीं गया ना। एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। द यंग मैन वॉज ए स्लो वॉकर, इसमें मैंने फ्रेज नहीं कहा ना आपसे। प्रश्न पे ध्यान दीजिए विशेषकर। मैं आपको जब आगे बताने का प्रयत्न लिख रहा हूँ उसको, मैंने लिखा द यंग मैन, क्या था वाक्य? वॉक्ड इनक्रेडिबली स्लो, ऐसे आपने लिखा स्लो। चलिए मैं यहाँ फिर से शुरू करता हूँ। द यंग मैन वॉक्ड स्लोली, आप कहना चाह रहे हैं। अगर मैं स्लो लिखूं तो कोई दिक्कत हो जाता है क्या? मैं सिर्फ इतने प्रश्न पे आया था, वॉक्ड स्लो, द यंग मैन वॉक्ड स्लो। आप व्याकरण के अनुसार आप ये कह रहे हैं ये गलत है, यहाँ स्लोली होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना? LY लगा करके वर्ड की डिग्री बढ़ा करके क्या करते हैं हम लोग? नहीं LY लगा करके सर एडवर्ब बन रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ डिग्री नहीं बढ़ रहा है। अदरवाइज स्लो क्या? ये एडवर्ब बन रहा है ना जी। और ये जो स्लो है, फिर स्लो क्या है यहाँ? एडजेक्टिव होता है स्लो सर। स्लो का जो मान लीजिए वो स्लो लिखता हूँ, मेरा बस एक ही प्रश्न है, ज्यादा बहस में नहीं जाऊंगा। इसके ऊपर मैं आपको एक बार अनुरोध करूंगा
कि आप एडवर्ब सिर्फ एक बार पढ़िए। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, अभी तक जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था, मैंने यहाँ इनक्रेडिबल, किसी का स्पीकर ऑन है, बंद कर लीजिए, इनक्रेडिबल शब्द लिखा, मैंने यहाँ एक इनक्रेडिबल शब्द लिखा और मैं आपको सिर्फ रिलेशन बताने का प्रयास कर रहा था कि स्पीकर ऑफ कर लीजिए सत्या साहब, आवाज गूंज रही है। द यंग मैन वॉक्ड, चूंकि वॉक्ड क्या है, वर्ब है ना, मैं सिर्फ एक रिश्ता बताने का प्रयास कर रहा था। वॉक्ड वर्ब है, हाँ या ना? जी वर्ब है। वेरी गुड। वॉक्ड अगर वर्ब है तो वर्ब की जो विशेषता बताता है, इनक्रेडिबल को थोड़ी देर के लिए हम रोक लेते हैं, वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या कहा जाएगा? वो एडजेक्टिव हो सकता है कभी? एडवर्ब बता रहा है इनक्रेडिबल, सर वहां पे वर्ब कहा रहा है। मैं तो वही बताइए, वर्ब की जो विशेषता बताता है, वर्ड पे आप ना जाए अभी, वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा या वर्ब, एडवर्ब होगा? एडवर्ब होगा। एग्री है ना आप इस बात से? ये एडवर्ब हो गया। मैं तो कह रहा हूँ बस उतने पे ही करें, बाद में फिर हम दूसरी चर्चा पे आएंगे। वाक्ड अगर वर्ब है तो वर्ब की जो विशेषता बता रहा है वो एडवर्ब है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि डिग्री ऑफ एडवर्ब जो है वो कई बार एडवर्ब के पहले भी लगता है। मैं सिर्फ आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ एडवर्ब, द यंग मैन वॉक्ड स्लो, थोड़ी देर के लिए इनक्रेडिबल हम भूल जाते हैं, तो ये स्लो एडवर्ब होगा या फिर आप एडजेक्टिव कहेंगे इस वाक्य में? एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो उसके आसपास रहेगा ना, तो उससे दूर जाके रहेगा। मान लीजिए मैं गांव के बाहर रहूं तो आपका रिश्तेदार कैसे कहलाऊं? ना ये जी मैं आऊंगा, आपकी बात, आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा, चिंता मत करिए। अभी जो मैं बताने का प्रयास करूं थोड़ा धैर्य रख के उसको पढ़ लें, ठीक है? द यंग मैन वॉक्ड स्लो, अगर मैं कहूं, आप यहाँ स्लोली करना चाहते हैं, इन शब्दों के ऊपर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। वॉक्ड स्लो अगर करते हैं, चूंकि ये जो वॉक्ड है वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करता है ये स्लो, या फिर ये कह सकते हैं कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। हिंदी में भी अगर क्रिया की जो विशेषता बताता है क्रिया विशेषण होता है। सहमत है इस बात से? अब ये जो क्रिया विशेषण है या फिर ये जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब की भी एक विशेषता बता रहा है ये शब्द। हिंदी में ये अव्यय रूप में कई बार हम लोग ले लेते हैं और ये आपको डिग्री ऑफ एडवर्ब के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। बाकी इन शब्दों के संसार के बारे में मैं आपको फिर से अलग से बताऊंगा, स्लो और फ्लोइंग के प्रयोग के बारे में। मैं एक सेंटेंस हाँ मिटा दो उसको, ये लिख चुके हैं ना आप लोग? जी बताइए। हाँ बताइए। he played कलम बदल लो। pretty well, he played pretty well, pretty माने वो मतलब वेरी गुड, सुंदरता से, मतलब अच्छे से जी। वेल, चलिए बताइए, आप लोग बताइए। He played pretty well, बहुत सुंदर। एडवर्ब ऑफ डिग्री प्रीटी होगा उसमें। इसमें ये प्रेटी क्या होगा और वेल क्या होगा? सर एडवर्ब ऑफ डिग्री प्रीटी होगा। लगता है लेते हैं। He played, ये किसको क्वालिफाई करता है? ही को या प्लेड को? पता है सब्जेक्ट ऑफ डिग्री की मैं बात कर रहा था कि अगर ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करें या किसी वर्ब की बात बताएं, ठीक है, तो उस वर्ब के पहले लिखे जाते हैं। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिस वर्ब के पहले या जिस वर्ब की ये विशेषता बता रहे हैं, इनका प्रयोग उस वर्ब के पहले होता है। वर्ब के ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? जैसे उदाहरण मैं देता हूं, द ऑडियंस एब्सोल्युटली hated the show। चलिए, इसमें वर्ब कहाँ है? वर्ब कौन सा है बताइए? आवाज आ रही है मेरी? हेटेड। यस सर, हेटेड। ये हेटेड वर्ब है और ये एब्सोल्युटली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री सर।
एडवर्ब एडवर्ब यहाँ है ये सर। जो एब्सोल्युटली है ये एडवर्ब है या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री को मानेंगे? सर ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब डिग्री। ऑफ डिग्री है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा घृणा किया उन्होंने। ठीक है, तो ऑडियंस एब्सोल्युटली हेटेड द, हेट का मतलब घृणा किया, तो ये वर्ब के पहले ही आ सकते हैं। इसका मतलब आज जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, मैंने ये कहा एडवर्ब ऑफ डिग्री किसके पहले लगेगा। मैंने एक उदाहरण दिया आपको एडजेक्टिव के पहले, दूसरा मैंने बताया एडवर्ब के पहले, और तीसरा मैंने बताया वर्ब के पहले। अब ये वाक्य संरचना हो, जंबल सेंटेंस हो, या फिर आपकी फिल इन द ब्लैंक हो, उसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर इस वर्ड को पहचान पाए, इस वर्ड को पहचान पाए, इस वर्ड को पहचान पाए, तो फिर आप इसको समझ पाएंगे और उसके अनुसार आप लिख पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, एक और आखिरी। रश्मि बड़ी जल्दी आ गई आप। रश्मि, चलिए रश्मि थोड़ी जल्दी आ गई हैं। अगला मैं बताना चाह रहा हूं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ लगता है बताएंगे आप लोग? टाइम का मतलब मैंने उस दिन बताया था ना, समय मान लेते हैं, तो इम्फेसिस जहां करना हो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अरे मैं डर जा रहा हूँ, रश्मि से पूछा, रश्मि ने भी बताया नहीं। जहां इम्फेसिस देना हो वहां ये वाक्य में पहले आता है, लिख लीजिए। जहां इम्फेसिस देना होता है यहां वाक्य के प्रारंभ में आता है। जैसे मान लीजिए फ्रैंकली, फ्रैंकली द जॉब इज नॉट वर्थ। चलिए, इसमें द जॉब इज नॉट वर्थ ये वाक्य पूरा है, लेकिन ये जो फ्रैंकली शब्द है ये फ्रैंकली एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रयोग होता है। लिख लिया आपने? आगे बढ़े। ये फ्रैंकली सर एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे हाँ बोलिए। फ्रैंकली एडवर्ब ऑफ टाइम है। फ्रैंकली हाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है। फ्रैंकली एडवर्ब ऑफ टाइम सर कैसे हो जाएगा? ये तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। ये ऑक्सफोर्ड वाली किताब में लिखा हुआ था, तो मैंने कहा वो चर्चा कर लूं। क्या होना चाहिए फ्रैंकली आपके अनुसार? एडवर्ब ऑफ डिग्री है सर, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम कतई ही नहीं होगा सर। चलिए ठीक है, मैं फिर एक बार और ऑक्सफोर्ड वाले से बात कर लूंगा कि भाई आपने ये गलत छापा है। ठीक है, आपसे सहमत हो जाता हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े मिटाओ। क्योंकि जिस पुस्तक से मैंने ये नोट किया है मुझे संदेह हो रहा था, लेकिन इतने बड़े विद्वान ने लिखा है कि मैं प्रश्न नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका प्रयोग हम लोग सामान्य वाक्यों में, मैंने बताया था टाइम का प्रयोग बाद में होता है। तो जैसे एक वाक्य मैं देता हूं, द स्कूल लुक्ड वेरी डिफरेंट देन। चलिए, इस वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा? देन। हाँ, ये देन होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। द स्कूल वर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, वर्ड क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, मैं ये फिर से बताता हूँ। ये वाक्य समझ में आया? द स्कूल लुक्ड वेरी डिफरेंट। ठीक है, इसके बाद सर बोलो सर, वर्ड क्लियर नहीं आ रहा सर, धुंधला आ रहा है। अरे मैं मेरी जो बोल रहा हूँ सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं लक्ष्मण जी? सुन पा रहे हैं। तो आवाज से नोट करिए ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लाइटिंग में। ठीक है, 10-15 दिन में ठीक हो पाएगा, कमरे की पेंटिंग करा लूंगा तब। अभी क्या है, वो ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना, सब एब्जॉर्ब कर रहा है। चलिए, द स्कूल लुक्ड वेरी डिफरेंट, यहाँ तक वाक्य है। उसके बाद देन का प्रयोग हुआ है, तो ये देन जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और सामान्य मामलों में इसका प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं।
ठीक है, तो मैंने वहां आपको बताया जब एम्फैसिस करना हो तो वाक्य के पहले, और जब एम्फैसिस नहीं करना हो सामान्य तरीके में तो वाक्य के बाद में प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। जी जी सर। अब मैं दो वाक्य आपको फिर से देता हूं और जरा हम लोग बात करें। जैसे सत्या जी को स्लो और उसमें संदेह था। दो तरह की अंग्रेजी का प्रचलन है, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का प्रचलन है, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का है। स्टैंडर्ड इंग्लिश का अपोजिट क्या होगा? स्टैंडर्ड शब्द का स्टैंडर्ड का अपोजिट क्या होगा? कॉमन सर, कॉमन या कॉमन जनरल, कॉमन, जनरल कह सकते हैं, कॉमन, या फिर कह सकते हैं कुछ गलत परंपरा भी है, जैसे ही बिहेव स्ट्रेंज। ही बिहेव स्ट्रेंज। और दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं, ही बिहेव, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों का मंतव्य चाहूंगा। उस पुस्तक में ये थोड़ा सा मुझे भी गड़बड़ लगा। इस दोनों में कौन सा वाक्य सही है, या फिर स्टैंडर्ड इंग्लिश का कौन सा वाक्य होना चाहिए, बताइए। सर स्ट्रेंजली होना चाहिए सर, ही बिहेव स्ट्रेंजली। हाँ सर, मतलब ये स्ट्रेंज वाला वाक्य गलत है, और यहाँ इन्होंने इसको डिवाइड किया है एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस करके। एडजेक्टिव एंड क्या है, एडवर्ब में कंफ्यूजन। एडवर्ब में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, थोड़ा कैमरा और आगे कर लूं, देख पा रहे हैं आप लोग? कौन सा सही होना चाहिए सर्वसम्मत से? सेकंड वाला सर, स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली कंफर्म है? सबसे अच्छा वाक्य क्या कहते हैं? सर सेकंड ही सही होना चाहिए। कंफर्म है, चलिए वेरी गुड। ये क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब? हाँ बोलिए। क्योंकि सर बिहेव जो है ना वो मतलब एक्शन नाउन है। एक्शन नाउन कभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब को ही मतलब मॉडिफाई करा है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी लोग इसको स्ट्रेंज ही मार के जाते हैं। दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, शी कैन टेक ईदर द एग्जामिनेशन। शी कैन टेक either the examination or ask for interview। इस वाक्य को लिख लीजिए, फिर मिटा के दूसरा करूंगा। सही है या गलत है? He can take either the exam or ask for interview। बताएं, एक और वाक्य लिखते हैं, समझ में आएगी। यहाँ पर आस्क फॉर द इंटरव्यू होना चाहिए, दी भी वहां भी लगना चाहिए, दी इंटरव्यू के पहले भी। कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला वाक्य लिखता हूँ, शी कैन ईदर टेक द एग्जाम or ask to be interviewed। बताएं। सेकंड वाला सही है। इधर और आर का जो है, सेकंड वाला क्यों सही हो रहा है और पहला वाला क्यों गलत हो रहा है? एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, देख लेता हूँ, तब तक आप लोग एक मिनट होल्ड करें। हेलो, आप 10 मिनट बाद बात करेंगे ना? ठीक है, बताइए इसमें क्या गलती है और क्या सही है? पहले वाक्य में क्या कमी है? सर इधर और सेम एलिमेंट्स को ज्वाइन करता है। फर्स्ट वाले में
जो टेक है इधर के पहले है, जो वर्ब है हाँ दोनों के साथ सेम एलिमेंट लगेगा। मतलब, सेम एलिमेंट का मतलब और कोई, रश्मि के अलावा और कोई बताएं क्या है कमी? ये सबको पता होना चाहिए, नाउन और जी नाउन को। नाउन और नाउन होना चाहिए। और कोई इसके अलावा कोई और बताएगा? सर इधर उसके देखिए पहले लगता है जिस चीज को स्पेसिफाई करता है। हाँ वेरी गुड। देखिए मैं आसान शब्दों में बताता हूँ, ये जो एग्जाम है ये यहाँ नाउन है। रश्मि ने सही बोला था इसलिए मैंने चुप करा दिया। और ये जो आस्क है ये वर्ब है, ध्यान से देखिएगा, नाउन और वर्ब है। जबकि तरीका यह है कि क्या होता है, या तो ये दोनों वर्ब हो या दोनों नाउन हो, मतलब जो भी होगा वो एक ही होगा। दूसरा वाला वाक्य देखिए, दूसरे वाले में दोनों वर्ब हैं, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, आस्क भी वर्ब है। इसलिए ऐसे वाक्य जिसमें दोनों एलिमेंट समान होने चाहिए इधर और के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा, बड़ा क्लियर है सर, सन्नाटा क्या बात है, सन्नाटा क्यों है क्लियर है भाई? सर। चलिए एक और सेकेंड वाला सेकंड वन जो मैंने सेंटेंस, कहा, उसमें हाँ एग्जाम नाउन ही होगा ना, टेक ना वर्ब होगा वहाँ पे। यहाँ सॉरी टेक आप कहना चाह रहे हैं, टेक होना चाहिए, बिल्कुल हाँ सही है। सेकेंड वाला हाँ ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ठीक सर, है समझ ठीक है, गए। वो गलत जगह लग गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और वाक्य और फिर आधे सत्र का समापन। इसके बाद है एक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, ड्यू टू। क्योंकि ये सेंटेंस करेक्शन में कई बार कंफ्यूजन आती है, तो ये कुछ खास चुने हुए थे जो मैं कहा बात कर लूं। चलिए पहला बोर्ड है, नहीं दिखाई दे रहा है। बोर्ड पे लिखा ही नहीं कुछ, मैंने बोला खाली। अब दिखा? यस सर दिख गया। मैंने लिखा ड्यू टू, ठीक है। अब जैसे उदाहरण दूं, आवर डिपार्चर वॉज डिलेड। अक्सर हम लोग यही बोलते हैं ना, डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। चलिए बताएं, एक और वाक्य दे देता हूं। The delay in our departure was लिखा है ना, हाँ was due to bad weather। बताएं इन दोनों में से किसे हम सही माने और किसके ऊपर जाएं? बोलिए। पहला वाला सही लग रहा था, दूसरा वाला फर्स्ट वाला सही लग रहा है सर। सेकंड वाला, जबकि फर्स्ट वाला ही गलत है, स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है। इसका रूल अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि ये चीज नाउ, ये ड्यू टू जो है बिकॉज ऑफ के लिए आता है, बिकॉज ऑफ, और ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। ठीक है, इसलिए ये वाला बात स्टैंडर्ड इंग्लिश के अनुसार सही माना जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ आके हम लोग सब कंफ्यूज हो गए, नहीं? अरे यहाँ डिले हाँ बोलिए। दूसरा सही होगा सर, बताइए। ये जो है डिले है, नाउन या प्रोनाउन है ना, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद आना चाहिए, जबकि ये क्या वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? ये इसका ये कहना है कि नाउन या प्रोनाउन के स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा, हमारी आवाजें बुझ रही हैं। इनका ये कहना है कि सही तरीका यह है कि नाउन या प्रोनाउन को ये फॉलो करे। ठीक है, अब आपको ये संदेह हो सकता है, ये जो डिपार्चर शब्द है यहाँ, आवर डिपार्चर, ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है।
क्या कहते हैं, सही? नाउन है ये, इसमें कौन सा? हाँ बोलिए। नाउन इस तरह से, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, डिपार्चर के बाद आप बोलिए, सुन नहीं पाया, बताइए। डिपार्चर के बाद क्या लिखा गया है, जो थोड़ा सा ऐसे मतलब है? डिपार्चर के बाद क्या है? The delay in our departure was है due to bad weather। बहुत सही हुआ सर ये। अब वही तो मैं कह रहा था, इस कैसे आ जाएगा? नहीं, वॉज थोड़ी हुई है, तो स्पष्ट हो गया। किसी को डाउट हो तो बताएं। नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है इस सेशन का ये आधा सत्र समझाने में टूटा फूटा ही सही सफल रहा मैं, हाँ है ना? जरूर जी सर, जी एब्सोल्युटली सर, ठीक है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि आज के बाद आप लोगों को सेंटेंस, जंबल सेंटेंस ठीक करने में, क्योंकि पिछला सत्र था मेरा जंबल सेंटेंस पे, जिनसे छूट गया है वो लोग वीडियो देख लेंगे, कोई संदेह हो तो नोट करेंगे और बात करेंगे। और आज मैंने जो बात किया वो बात किया फिल इन द ब्लैंक्स प्लस जंबल सेंटेंस दोनों को लेते हुए, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। और अगर कहीं कोई संदेह रहा, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम लोग दोबारा बात करेंगे। और मुझे लगता है आज के सत्र को यहाँ विराम देने की जरूरत है, क्या लगता है? जी सर। सर अगले सत्र में, हाँ बोलिए सर, नो इम्प्रूवमेंट वाले सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं? उसमें क्या ग्रामेटिकली वही एरर रहता है? नो इम्प्रूवमेंट वाले पर फिर हम बात करें, क्योंकि वो लंबी चर्चा होगी और ग्रामेटिकल एरर नहीं है ये जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि किस तरह का एरर है। नाउन संबंधी है, प्रोनाउन संबंधी है, एडजेक्टिव मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के एरर हैं, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन टेंस के अनुसार एरर हैं। तो इस पे चर्चा हम अगले सत्र में कर लें।